हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हाजिर हूं मैं महेश मौर्य आज का ये वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ और भी आपको जानकारी दूंगा, एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, जिनसे आप अपनी स्टैटिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं या उनकी हेल्प से कुछ और भी खुद से क्वेश्चन आप बना सकते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वंदना कटारिया विल बी दी ब्रांड एम्बेसडर। किस स्टेट की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वंदना कटारिया? तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड के लिए वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वहां के विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। मैं आपको बता दूं, वंदना कटारिया जो हैं वो इंडियन हॉकी प्लेयर हैं और ये उत्तराखंड से ही रिलेट करती हैं, मतलब इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड ही है। और आपको मैं बताऊं, आपको याद भी होना चाहिए अगर आपने ओलंपिक में इंटरेस्ट लिया हो, बड़ा ही रोमांचक मैच था। महिलाओं के जितने भी मैचेज हुए हैं, और खासतौर पर जब उसमें साउथ अफ्रीका को हराया गया 4-3 से, तो वंदना कटारिया ने एक वहां पे रिकॉर्ड बनाया। और वो रिकॉर्ड ऐसा था कि वो इंडिया की पहली वुमन बन गई हैं जिन्होंने हैट्रिक किया था ओलंपिक में। मतलब कि ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं? वंदना कटारिया। तो ये भी एक स्टैटिक जीके के टर्म में भी है, ये भी आप याद कर लें। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक किया था, और जिसकी वजह से इंडिया को हेल्प मिली थी साउथ अफ्रीका को हराने में, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये पहले जान लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रखा गया किस स्टेट के लिए? उत्तराखंड के लिए। वंदना कटारिया जो है वो हॉकी प्लेयर हैं, और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी बन चुका है टोक्यो ओलंपिक में। और कैसा रिकॉर्ड है? हैट्रिक गोल करने का, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज कोंकण 2021 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? कोंकण एक्सरसाइज 2021 किन देशों के बीच में हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है भारत और ब्रिटेन। जी, भारत और ब्रिटेन की नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है 2021, कोंकण एक्सरसाइज कोंकण 2021। लेकिन आपको यहां पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो एक्सरसाइज है, मतलब कि दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में ये जो एक्सरसाइज है वो एनुअल होती है, मतलब हर साल होती है, और 2004 से लगातार ये एक्सरसाइज होती है। और इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पज है, पर्पज यही रहता है कि इन दोनों नेवीज के बीच में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको बूस्ट करना, सिनर्जी को बढ़ाना, और इनके बीच में जितने भी टाइप्स के कोऑपरेशन हो सकते हैं उनको बढ़ावा देना। तो अपने आप में ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से स्टैटिक जीके के टर्म में आप याद कर लें कि ये जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 2004 से चल रही है। किनके बीच चल रही है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। और किस फील्ड में चल रही है? नेवी, मतलब कि डिफेंस की नेवी कैटेगरी की ये एक्सरसाइज है, जो कि हर साल आयोजित होती है, और 2004 से ये आयोजित हो रही लगातार, राइट। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has won the 19th Spilbergo Open Chess Tournament in Italy? तो इटली में 19वां स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर बता देता हूं आपको। आंसर है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी जो है वो 15 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, इंडियन ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं यहाँ पे, मतलब ये जीएम रह चुके हैं। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। क्या है ये? ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, और इनकी जो एज है वो है 15 ईयर्स। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए भी। तो इन्होंने ये 19वां जो स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट है उसमें मतलब इस टूर्नामेंट को जीता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जरूर याद कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। US lawmaker proposes awarding highest civilian honor Congressional Gold Medal to which great personality of India? भारत के किस महान व्यक्तित्व को यहाँ पे अमेरिकी संसद ने कांग्रेशनल गोल्ड मेडल देने के लिए प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है महात्मा गांधी। जी, महात्मा गांधी को ये अवार्ड के लिए प्रस्ताव रखा गया है, और अवार्ड क्या है? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। इस अवार्ड के बारे में आपको पहले बता दूं थोड़ा से। ये जो अवार्ड है वो यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आपको पहली बात तो याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? अमेरिका का, मतलब कि यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी पहले व्यक्तित्व होंगे भारत के जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाना है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया ये, बहुत ये पूछा जा सकता है जरूर। तो यहाँ पे अब ये भी जान लेना जरूरी है कि महात्मा गांधी जी को
किस काम के लिए यहाँ पे इस अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के दौरान जो भी मतलब जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों के लिए इन्होंने जो आग्रह की थी, जो भी मतलब एक तरीके से सत्याग्रह जिसको बोला जाता है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। तो इनके लिए डिफरेंट मुद्दों के लिए जो सत्य के लिए आग्रह थे, मतलब सत्याग्रह जो थे वो बहुत ही मतलब नॉन वायलेंट सिद्धांत पे आधारित थे। मतलब कि उनका जो रेजिस्टेंस था उन मुद्दों के लेकर, वो रेजिस्टेंस जो था वो नॉन वायलेंट था। और इस सत्याग्रह और नॉन वायलेंट सिद्धांत ने देश को तो हेल्प की ही, देश को आजादी दिलाई और पूरे वर्ल्ड को भी एक तरीके से प्रभावित किया है। तो इसी मतलब इसी प्रभाव को देखते हुए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ये प्रस्ताव रखा है। अपने आप इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है, जरूर याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which state's government has launched the Rajiv Gandhi ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना with the provision of rupees 200 crores benefiting 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज। तो यहाँ बात की जा रही है 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 12 लाख भूमिहीन किसानों या परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो योजना का नाम जो है वो क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। याद हो जाना चाहिए। जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जानी चाहिए और उनके जो स्पेशल फीचर्स हैं, उनके जो पर्पज रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो इस योजना को किस स्टेट ने शुरू किया है? मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसमें कि सालाना 6,000 रुपए यहाँ पे दिया जाना है। और किनको दिया जाना है? भूमिहीन मजदूर किसानों को। राइट, ये जरूर आपको याद रखना है, भूमिहीन मजदूर किसानों को। तो यहाँ पे जो एनुअल इनकम एक तरीके से दी जानी है, वो कितना दी जानी है? 6,000 रुपीज। और ये 6,000 रुपए जो हैं, 6,000 जो है सालाना, ये जरूर उन भूमिहीन किसानों को या उन भूमिहीन मजदूरों को उनकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करने में हेल्पफुल हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The cabinet approves a new mission for palm oil to reduce heavy dependence on the import of edible oils. What is the name of this mission? इस मिशन का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो कैबिनेट अप्रूव किया है वो किस लिए अप्रूव किया है? ताकि जो palm ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर डिपेंडेंस कम की जा सके। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट। आंसर है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, NMEOOP। ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट में भी आपको याद हो जाना चाहिए और ये पूरा नाम भी याद हो जाना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, राइट, एंड ऑयल पाम। तो इस योजना को रखा गया है और इस योजना का जो पर्पज है वो ये है कि मतलब कि इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का, खासतौर पे पाम ऑयल के टर्म में, वो डिपेंडेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम की जा सके। और इस मिशन के तहत लगभग 11,040 करोड़ एक तरीके से अलॉटमेंट की गई है, एक विजन रखा गया है। और इसका जो फोकस रहेगा सबसे ज्यादा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहेगा और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहेगा, ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल को एक तरीके से प्रोड्यूस किया जा सके और डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पे कम हो सके। राइट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहीं पे हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट बन रहा है इस क्वेश्चन का, ये भी आप याद कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन रखा है। देखिए, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये जो है वो 12th 5 ईयर प्लान में इसको रखा गया था, इसको शेड्यूल किया गया था। मतलब कि 12th 5 ईयर प्लान का एक पार्ट था। और 12th 5 ईयर प्लान का मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2012 टू 2017। ये 12th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 2012 से लेके 2017। तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम NMOOP जो है वो 12th ईयर 5 ईयर प्लान का एक तरीके से पार्ट था। और इसमें जो पर्पज रखा गया था, इसका जो पर्पज था इस मिशन का, वो ये था कि इंडिया में मतलब कि जो पाम एरिया है, जो एक तरीके से एग्रीकल्चरल पार्ट है पाम के टर्म में, पाम ट्रीज के टर्म में, उसको बढ़ाया जा सके, उस एरिया को बढ़ाया जा सके, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाएँ। राइट, तो यहाँ पे आप दोनों को अच्छे से याद कर लें, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नाम पे देखिए, यहाँ पे फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप स्कीम को पढ़ें, याद करें, तो थोड़ा सा वहाँ पे वर्ड्स का जरूर ध्यान दिया करें। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले से ऑलरेडी स्कीम एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे ये नई स्कीम इसको लाया गया है। राइट,
तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो और इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपको अपडेशन उसकी तुरंत मिल जाए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आप उसकी भी अपडेशन वहां पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।